गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज सॉल्ट सत्याग्रह। अगर लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया है। अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक रेजोल्यूशन आया था जिसमें बोला गया था कि अगर हमें 1 साल तक स्वराज नहीं मिला तो हम स्टार्ट कर देंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड, और वो डिमांड यहाँ पे शुरू हो गई। 26 जनवरी 1930 पहली बार, ध्यान रखिएगा, इस दिन क्या माना गया, ये हमारा स्वराज डे माना गया। इसको हमने बोला इट इज स्वराज्य डे। स्वराज्य डे। गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी 31 मार्च तक का अल्टीमेटम देते हैं ब्रिटिशर्स को कि आप हमारी डिमांड मान लीजिए। अगर आपने हमारी डिमांड नहीं मानी तो हम स्टार्ट कर देंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखिए, सिविल डिसओबीडियंस मतलब हम आपको ओबे नहीं करेंगे। अब नॉन कॉपरेशन मतलब हम आपको कॉपरेट नहीं करेंगे किसी चीज में। अब आपको क्या करेंगे, हम डिसओबे करेंगे, हम गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ देंगे। ठीक है, सारे के सारे जितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, अपनी जॉब छोड़ देते हैं। सोचिए, इंडिया के अंदर अगर आज सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपनी जॉब छोड़ दे तो क्या क्राइसिस आ जाएंगे। क्लियर, ये है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हम आपको टैक्स पे नहीं करेंगे। सोचिए, इंडिया के अंदर आज अगर टैक्स पे करना बंद कर दिया लोगों ने, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, तो कैसे क्राइसिस आ जाएंगे। वैसे ही क्राइसिस आए थे उस टाइम पीरियड पे ब्रिटिशर्स में। ठीक है, तो 1930s में याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्राइसिस आ गए, और बहुत ज्यादा क्राइसिस आ गए। ठीक है, चलिए, इस बार महात्मा गांधी का नाम टाइम्स मैगजीन ऑफ द वर्ल्ड में आया। ठीक है, टाइम्स मैगजीन है एक, और ये क्वेश्चन सीरियस प्रीवियस ईयर में आ रखा है कि इंडिया में कौन ऐसे, बेसिकली इंडिया में ऐसे कौन है जिनका नाम टाइम्स मैगजीन में आया है। तो किसका नाम आया है, महात्मा गांधी का। वो बेसिकली उस टाइम पीरियड पे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, क्योंकि मोदी जी एंड ट्रम्प के बीच बैटल चल रही थी जिसमें ट्रम्प का नाम आया था, मोदी जी का नहीं आया था। क्लियर, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन बन गया कि बताइए इंडिया में किसका नाम टाइम्स मैगजीन में मेंशन है। किसका नाम मेंशन है, गांधी जी का। इन 1930 गांधी जी इतने पावरफुल बन गए थे, ब्रिटिशर्स को बिल्कुल कमजोर कर दिया था इकोनॉमिक वे में। इकोनॉमिक वे में कैसे कमजोर हुए ब्रिटिशर्स, हमने टैक्स ही पे नहीं किया। क्लियर, चलिए देखिए क्या हुआ। अल्टीमेटम दिया गया 31 जनवरी 1930। ये डेट डिसाइड की गई कि इस दिन तक आप हमारी बात मान लीजिए। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम क्या स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ऑब्वियस बात है, बात नहीं मानी। और 2 मार्च 1930 को गांधी जी इन्फॉर्म करते हैं वायसरॉय को। गांधी जी वायसरॉय को इन्फॉर्म करते हैं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिना इन्फॉर्म किए कर दिया, सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गांधी जी ने अल्टीमेटम दिया था 31 जनवरी 1930 का, और क्या बोला था कि भाई मैं सॉल्ट सत्याग्रह, इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। और गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसरॉय को इन्फॉर्म किया कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्ट सत्याग्रह। और याद रखिएगा डेट, जो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 12 मार्च को। 12 मार्च 1930 में आपका सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट होता है, जो कि चलता है 6 अप्रैल 1930 तक। 72 लोग इनके साथ होते हैं, जो साबरमती आश्रम से, जो आपका साबरमती आश्रम से पैदल चलते हैं और कहाँ पहुंचते हैं, डांडी। कहाँ पहुंचते हैं, डांडी। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, साबरमती आश्रम से डांडी तक को क्या चले, पैदल चले। ये बेसिकली 240 माइल्स पैदल चले, 240 माइल्स ये लोग पैदल चले। क्लियर, तो साबरमती आश्रम से डांडी तक क्या था, आपका सॉल्ट सत्याग्रह था। वहां गए, वहां पे उन्होंने सॉल्ट को उठाया और बोला कि यहां से हम अपनी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। सॉल्ट हमारा बेसिक क्या है, बेसिक आपको पता होगा, फूड का एक बेसिक पार्ट है, हमारी लाइफ का बेसिक पार्ट है। इसी से हम अपनी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। क्लियर, और क्या किया उन्होंने, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया कि सॉल्ट में सबका अधिकार है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, इसमें कोई कानून नहीं बनेगा। क्लियर, तो 72 लोग साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ चले, और यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि मैं तब तक साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा जब तक स्वराज नहीं मिलेगा। और इसके बाद गांधी जी साबरमती आश्रम नहीं आते। ठीक है, आप देखेंगे आगे जाके उन्होंने अपना आश्रम शिफ्ट कर दिया था वार्धा में।
तो साबरमती आश्रम इसके बाद गांधी जी नहीं आते, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और कितना चले 240 माइल्स। क्लियर। चलिए इसके बाद क्या होता है, बात आगे जाके गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आगे जाके गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये जो सॉल्ट सत्याग्रह था मेन तो ये वाला था। अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि लोकल लेवल पे कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इस सॉल्ट सत्याग्रह में पार्ट लिया। अलग अलग जगह अलग अलग लोग थे, जैसे सी राजगोपालचारी कहाँ पे थे, तमिलनाडु में। क्लियर, अभी दिखाता हूँ आपको। देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से लीडर्स थे और कौन से प्लेस में उन्होंने क्या किया, इस सॉल्ट सत्याग्रह में पार्ट लिया। जैसे सी राजगोपालचारी, कहाँ के थे ये, तमिलनाडु। और याद रखिएगा तेंजोर कोस्ट में इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को ब्रेक किया। ये सारे के सारे गांधी जी के बाद हुए हैं, 6 अप्रैल के बाद। ठीक है, अप्रैल में ही आप सी राजगोपालचारी ने लीड किया तमिलनाडु में और तेंजोर कोस्ट में ब्रेक किया सॉल्ट सत्याग्रह को। क्लियर। आगे नाम याद रखिएगा, मालाबार के केलप्पन, मालाबार के केलप्पन। मालाबार के केलप्पन आपके कहाँ के थे, केरला के थे। और आगे जाके एक नाम और इसमें ऐड होगा आपका, पी कृष्ण पिल्लई, पी कृष्ण पिल्लई। अगर मैं बात करूं पी कृष्ण पिल्लई की, तो इन्होंने कैलीकट में नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। इन्होंने कैलीकट में क्या किया था, नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था। तो बेसिकली याद रखिएगा, कैलीकट कोस्ट में इन्होंने मालाबार के केलप्पन एंड पी कृष्ण पिल्लई, कैलीकट कोस्ट में इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह को ब्रेक किया। और अगर मैं बताऊं ये पी कृष्ण पिल्लई कौन है, ये फ्यूचर फाउंडर है। किसके फ्यूचर फाउंडर है, केरला कम्युनिस्ट के। ठीक है, जो केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट चला था उसके फाउंडर है ये, केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट के फाउंडर है ये। क्लियर। तो कैलीकट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने लाठी खाई थी। पी कृष्ण पिल्लई ने इस कैलीकट कोस्ट में लाठियां भी खाई थी। क्लियर। चलिए इसके आगे ध्यान रखिएगा, गोपाल बंधु चौधरी। ठीक है, CHAUDHURI। ठीक है, गोपाल बंधु चौधरी। गोपाल बंधु चौधरी कहाँ के थे, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने उड़ीसा में लीड किया था। इन्होंने उड़ीसा में लीड किया था इस सॉल्ट सत्याग्रह को। और उड़ीसा में अगर कोस्ट की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से कोस्ट आएंगे, बालासोर, देन आपका आएगा कटक एंड लास्ट आपका आएगा पुरी। तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु, देन आपका कैलीकट, देन उड़ीसा। चलिए इसके अलावा अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि जो कोस्ट नहीं है, जैसे आसाम में भी ध्यान रखिएगा सॉल्ट सत्याग्रह काफी ज्यादा चला, पर वहां पे क्या चलेंगे, वहां पे फॉरेस्ट लॉज ब्रेक होंगे। एक बार क्वेश्चन आपका आया था, मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, दिस इज योर इंडिया। अब ये तो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन में तो ठीक है सॉल्ट सत्याग्रह हो रहा है, सॉल्ट लॉ ब्रेक हो रहा है, पर बाकी जगह क्या, जैसे आसाम में याद रखिएगा चंद्र प्रभाई, इन्होंने आसाम में मेन रिवोल्ट किया था। और यहाँ पे क्या ब्रेक हुए थे, यहाँ पे फॉरेस्ट लॉज ब्रेक हुए थे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होंगे, आसाम में फॉरेस्ट लॉज ब्रेक होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। और इसके अलावा एक रेड हुई थी धरसाना में, दैट इज धरसाना सॉल्ट रेड। इसमें किसने पार्ट लिया था, धरसाना सॉल्ट रेड। ठीक है, धरसाना सॉल्ट रेड में किसने पार्ट लिया था, तो याद रखिएगा नाम आपका जो सबसे पहला आएगा वो आएगा सरोजिनी नायडू का, देन आएगा आपका इमाम साहिब का, एंड लास्ट जो आपका आएगा वो आएगा मनीलाल का। आपका नाम आएगा वो आएगा मनीलाल का। मनीलाल कौन है, तो याद रखिएगा मनीलाल गांधी जी के बेटे हैं। मनीलाल कौन है, गांधी जी के बेटे। फिर से स्टार्ट करते हैं जल्दी से। गांधी जी के अलावा किसने लीड किया, सी राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में, कौन से कोस्ट में, तेंजोर कोस्ट। मालाबार के केलप्पन ने कहाँ पे किया, कैलीकट कोस्ट में। पी कृष्ण पिल्लई केरला कम्युनिस्ट मूवमेंट के ये लीडर थे, कहाँ पे लीड किया, कैलीकट में। और यहाँ पे इन्होंने अपना नेशनल फ्लैग भी फहराया। आगे गोपाल बंधु चौधरी, बालासोर, कटक एंड पुरी, धरसाना सॉल्ट रेड, सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब, मनीलाल, चंद्र प्रभाबाई आसाम में इन्होंने फॉरेस्ट लॉस ब्रेक करे। तो आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्या हुआ। अब
गांधी जी को और जो बड़े बड़े लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट में क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट का अप्रोच थोड़ा चेंज होता है। इलेक्शंस होते हैं यूके में और वहाँ पे आती है लेबर गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए दो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, जैसे यहाँ पे दो पार्टियाँ हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस, या जो भी पार्टी चल रही हैं, वहाँ पे मेन दो पार्टी थी, एक लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव। लेबर जो थे वो बेसिकली प्रो इंडिया ज़्यादा माने जाते थे एज कम्पेयर टू कंजर्वेटिव। क्लियर। तो देखिए हुआ क्या इस टाइम पीरियड पे, क्या हुआ इस टाइम पीरियड में इलेक्शंस होते हैं और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं कंडक्ट नवंबर के महीने में। नवंबर दिसंबर में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलते हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थे क्या, इसमें क्या चीज़ें हुई। पर प्रॉब्लम ये हुई कि बिना कांग्रेस की सहायता के इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाना काफ़ी मुश्किल हो गया, या इंडिया का फ्यूचर प्लान करना काफ़ी मुश्किल हो गया। इसलिए 25 जनवरी 1931 को गांधी जी और जितने भी लीडर्स थे उनको अनकंडीशनली रिलीज कर दिया जाता है। तो गांधी जी को रिलीज कर दिया गया अनकंडीशनली, गांधी जी को रिलीज कर दिया गया, गांधी जी रिलीज्ड अनकंडीशनली। ठीक है, क्लियर। तो गांधी जी को अनकंडीशनली रिलीज कर दिया गया। और अब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका गांधी इरविन पैक्ट, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है, इवन योर एनडीए एनसीडीएस हॉट क्वेश्चन है ये, फेवरेट क्वेश्चन है ये यूपीएससी का, गांधी इरविन पैक्ट, जो अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, देखिए 25 जनवरी को रिलीज किया गया, और क्या हुआ इनके बीच में, गांधी जी और इरविन के बीच में, गांधी जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को या फिर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इरविन कौन थे, लॉर्ड इरविन थे इंडिया के उस टाइम पीरियड में वॉइसरॉय, लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पीरियड पे इंडिया के वॉइसरॉय। इन दोनों के बीच में एक समझौता होता है जिसको कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, या फिर इसको कहा जाता है दिल्ली पैक्ट, या फिर इसको कहा जाता है दिल्ली पैक्ट। क्लियर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है दिल्ली पैक्ट कब साइन हुआ, तो दिल्ली पैक्ट साइन होता है आपका 14 फेब 1931 को। डेट याद रखिएगा, वैलेंटाइन डे वाला डेट है, 14 फेब 1931 को साइन होता है दिल्ली पैक्ट। किस किस के बीच साइन हुआ, गांधी इरविन के बीच में। क्या इसमें चीजें हुई ध्यान रखिएगा, जब गांधी जी अरेस्ट हुए थे ना, तो उनके पीछे पीछे बहुत जनता, लाइक कम से कम लाख लोग अंदर चले गए थे जेल में। ठीक है, 60,000 का तो एस्टीमेट माना जाता है, पर ये भी माना जाता है कि 1 लाख लोग इस टाइम पीरियड पे अरेस्ट किए गए थे, और इवन खुद लोग ने बोला कि हमें जेल में डाल दो। इस टाइम पीरियड पे चला था जेल भरो आंदोलन। ठीक है, कई बुक्स में मेंशन है, कई में नहीं है। ठीक है, जेल भरो आंदोलन के बाद क्या हुआ, सारे लोग जेल में हैं। गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, गांधी जी ने बोला कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दो। गांधी जी के कुछ पॉइंट्स थे, जैसे जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज करो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को क्या करना है, रिलीज करना है। इसके अलावा जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी आपने जब्त की है, कॉन्फिस्केट की है, क्योंकि टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी जब्त कर ली, उनकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वापस करो। ठीक है, जितने भी ड्यूज हैं वो माफ करो, और ऐसे करके आपके काफी सारे पॉइंट्स थे। ठीक है, पर मेन पॉइंट था कि भाई जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उनको रिलीज करो। क्लियर। और इवन जो सॉल्ट था, जो सॉल्ट लॉ है, तो ये बोला गया कि अब सॉल्ट हर कोई बना सकता है, पर खुद के कंजम्पशन के लिए बेच नहीं सकता। ठीक है, ऐसे कुछ पॉइंट्स थे जिसमें कि इनके बीच में क्या हुई, लाइक इनके बीच में समझौता हुआ। जिस पॉइंट में समझौता नहीं था वो था भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव की जो फांसी मिली थी। ठीक है, इनका जो एग्जीक्यूशन था, इस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, सहमति नहीं बनी। गांधी जी की डिमांड थी इनको रिलीज किया जाए, पर लॉर्ड इरविन इस बात में नहीं माने, और बाकी सारे पॉइंट्स मान लिए गए, सिर्फ ये पॉइंट नहीं माना गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, इसके अलावा कॉन्फिस्केटेड जो प्रॉपर्टीज थी वो छोड़ी गई। क्लियर। इसके अलावा जो कंपनसेशन था, टैक्स था, जो ड्यूज था वो माफ किया गया, और आपके काफी सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, पर ये बात जो थी, ये क्वेश्चन आता है, तो भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को जो फांसी मिलनी थी, इस पॉइंट पे इरविन नहीं माने, और इन दोनों के बीच साइन हो जाते हैं 14 फेब 1931 को। और आपको ध्यान होगा अगले ही महीने 23 मार्च 1931 को इनको फांसी मिल जाती है। क्लियर। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है। इसके बाद क्या होता है, गांधी इरविन पैक्ट को बोला गया दिल्ली पैक्ट, 14 फेब, डेट याद रखनी है आपको।
अगले महीने फांसी मिलने के बाद ध्यान रखिएगा एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वैसे सेशन कब होता है? दिसंबर के महीने में, पर अभी क्या हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हुआ है, तो इसको क्या करना है, इसको सॉरी यस कराची सेशन हुआ आपका, देखिए कराची सेशन कब होता है आपका, तो ये आपका होता है मार्च 1931 में, इवन 28-29 मार्च को होता है, ठीक है, 28 मार्च 1931 को ये सेशन कंडक्ट होता है। देखिए इसके बाद हुआ, और ये क्वेश्चन आता है कराची सेशन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के एग्जीक्यूशन के बाद होता है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अरेंज करने के लिए आया। जब ये कराची सेशन क्यों हुआ कि भाई जो ये डिसीजन लिया गया दिल्ली पैक्ट, इसको अपहेल्ड करने के लिए, ठीक है, कि इसको मंजूरी देने के लिए, तो दिल्ली पैक्ट को मंजूरी देने के लिए कराची सेशन कंडक्ट किया जाता है। क्लियर? जब गांधी जी कराची जा रहे होते हैं तो भगत सिंह ने, आपको याद होगा, पंजाब नौजवान सभा बनाई थी। पंजाब नौजवान सभा के सारे लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए। कि क्यों काले झंडे दिखाए? क्योंकि गांधी जी इनको बचा नहीं पाए, ठीक है। तो सारे के सारे पंजाब नौजवान सभा के लोग काले झंडे दिखाते हैं किनको? महात्मा गांधी को, जब ये कराची सेशन के लिए जा रहे होते हैं। क्लियर? तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आगे जो है आपका, वो है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए मैंने आपको अभी बताया था दिल्ली पैक्ट, याद रखिएगा दिल्ली पैक्ट में गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें बोला था कि अब गांधी जी जाएंगे और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। बात करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो ध्यान रखिएगा ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स सेम लाइन पे, सेम टेबल में बैठे, इक्वल लेवल पे बैठे, ठीक है। इसमें ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस इक्वल लेवल पे बैठे, ठीक है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये ध्यान रखिएगा, वहां पे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वहां पे जो गवर्नमेंट आई वो आई लेबर गवर्नमेंट। ये लेबर गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे कि आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट किया गया। कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई? तो आंसर इज 3। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती है, आपको मैं तीनों बताता हूं। देखिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वो आपकी स्टार्ट होती है नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक इसमें काफ़ी लोगों ने पार्ट लिया, जैसे मुस्लिम लीग के लोगों ने, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अम्बेडकर और काफ़ी सारे लोग थे, पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसमें पार्ट नहीं लिया। और यही क्वेश्चन आता है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी वो इसमें पार्ट नहीं लेती, और इसी से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। क्लियर? इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसको ओपन किसने किया? तो इसको ओपन किया था जो वहाँ के किंग थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे, और किंग जॉर्ज फिफ्थ आपके ओपन करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। क्लियर? और चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन थे उस टाइम पीरियड के प्राइम मिनिस्टर, जो कौन थे? रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड कौन थे? चेयरमैन। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो चेयरमैन है, जो इसको लेड कर रहे हैं मीटिंग को, वो कर रहे हैं रामसे मैकडोनल्ड, और किंग जॉर्ज फिफ्थ इसको ओपन करते हैं। क्लियर? तो पहली मीटिंग हुई नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक, जिसमें ध्यान रखिएगा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। तो नो कंक्लूजन इन दिस। कंक्लूजन क्यों नहीं निकला? देखिए ऑब्वियस बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। इसके बाद जनवरी 1931 डेट देखिए और रिलेट करते रहिए। इसके बाद 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिलीज किया जाता है, और 14 फेब को होता है गांधी इरविन पैक्ट, और आगे जाके फिर स्टार्ट होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका चलता है 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। इसमें महात्मा गांधी पार्ट लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे ए रंगास्वामी अयंगर एंड मदन मोहन मालवीय। ये दो नाम किसकी तरफ से हैं? इन दो नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से और थे, पर जो सोल रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी। इसके अलावा फिर वही भीमराव अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय के साथ
मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत सारे नाम और थे। और प्रिंसली स्टेट्स सारे थे यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब रियासतें, क्लियर, सिंधियास थे, काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने इसमें पार्ट लिया। क्लियर, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो क्यों रहे हैं? इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कि इंडिया में आगे क्या होगा। कंक्लूजन क्या निकला इसका? महात्मा गांधी छोड़ के आ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ के आ गई, क्योंकि इन्होंने वहां जाके स्वराज्य बोला कि स्वराज्य हम आगे आने वाले टाइम पे देंगे। अभी बताओ कि हम प्रेजेंट में क्या कर सकते हैं। पर महात्मा गांधी क्यों गए थे कि भाई हमें स्वराज्य चाहिए। क्लियर, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। इसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला और ये वापस आ जाते हैं। 1 दिसंबर 1931 को मीटिंग खत्म हुई, गांधी जी नाराज होकर इंडिया वापस आ गए। मीटिंग कहाँ हो रही है? लंदन में। मीटिंग कहाँ पे हो रही है? मीटिंग हो रही है आपकी लंदन में। महात्मा गांधी वापस आ गए नाराज होके, और वापस आके इन्होंने फिर से स्टार्ट किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम होता है 29 दिसंबर 1931 को। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वो डेट थी जब आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम्ड हो जाता है दोबारा से। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम्ड 29 दिसंबर 1931 को। महात्मा गांधी बोलते हैं कि भाई मुझे फिर से किससे मिलना है? मुझे फिर से वॉइसरॉय से मिलना है। वॉइसरॉय इस बार लिन लिथगो बन गए थे। वॉइसरॉय से मिलना है। वॉइसरॉय कौन थे? लिन लिथगो। पर वॉइसरॉय मना कर देते हैं कि भाई मुझे महात्मा गांधी से मिलना ही नहीं है। 31 दिसंबर को मीटिंग की अपॉइंटमेंट लेते हैं भाई कि 31 दिसंबर 1931 को मुझसे मिल लो। पर महात्मा गांधी ने क्या कर दिया है यहाँ पे? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम कर दिया। इसलिए वॉइसरॉय मना कर देते हैं कि मुझे महात्मा गांधी से नहीं मिलना। और आगे जाके 4 जनवरी 1932 को महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है कब? 4 जनवरी 1932 को। ध्यान रखिएगा, जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई उसके बाद महात्मा गांधी इंडिया आए और इंडिया में आके उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया फिर से। इस बार गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो ये टेम्पो डेवलप कर रहे हैं, मास मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप नहीं करने देंगे, और पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्लियर? तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा, फिर आपकी क्या हुई? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो आपकी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्ट नहीं लगी। ठीक है, कब से कब तक होती है? तो ये होगी 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932 तक आपकी होती है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस थर्ड राउंड टेबल में कॉन्फ्रेंस में फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्ट नहीं लेती। क्लियर? महात्मा गांधी जेल में है, पार्ट कौन लेगा? पर फिर भी इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भी बात हुई, जो भी डिस्कशन हुआ, और साथ में जो आई थी आपकी कौन सी रिपोर्ट? साइमन कमीशन की, इन सबको कंबाइन करके गवर्नमेंट निकाल देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, आप पढ़ेंगे पॉलिटी में कि क्या एक्ट है, इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके रिकमेंडेशन पे था? इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिकमेंडेशन पे, साथ में जो साइमन कमीशन आई थी पहले उनकी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि इसमें चाहे सब लोग बैठे पर कुछ खास अचीव नहीं हो पाया। क्लियर? चलिए, आपको इतना ध्यान रखना है। आगे देखिए, चलिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो है वो है पूना पैक्ट। ठीक है, आपका है पूना पैक्ट। गांधी जेल में है। ठीक है, गांधी जी को 4 जनवरी 1932 को अरेस्ट कर लिया गया, और गांधी जी कहाँ पे है? जेल में। अब कोशिश की गई फिर से इंडियंस को तोड़ा जाए। जो आपके डिप्रेस्ड क्लासेस थे, शेड्यूल कास्ट थे, एससी, उनको तोड़ने की बात की गई फिर से। देखिए क्या था पूना पैक्ट। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में बात चल रही थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने बोला कि रिजर्व सीट्स नहीं देनी चाहिए किसको? शेड्यूल कास्ट को या फिर डिप्रेस्ड क्लासेस को, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर हम उनको डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटी मान लेंगे, तो उससे वो जो अनटचेबिलिटी रिमूवल का वो कॉन्सेप्ट ला रहे थे कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी नहीं हो पाएगी। उनको हम पहले से क्या कर दे रहे हैं? हम पॉलिटिकली अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, काफी बात हुई, बट महात्मा गांधी और किसके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। पर वहां पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स अनाउंस कर देते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट अनाउंस कब होते हैं? तो 16 अगस्त 1932 को पूना पैक्ट अनाउंस किए जाते हैं। क्या था ये पूना पैक्ट तो किसके बीच होगा? पूना पैक्ट आपका होगा महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के बीच।
ठीक है, पूरा पैक्ट किसके बीच होगा? महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के बीच। पर 16 अगस्त 1932 को क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स कम्युनल अवार्ड को अनाउंस कर देते हैं। क्या थे ये कम्युनल अवार्ड, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं। और किसके द्वारा किए जाते हैं? मैकडोनल्ड के द्वारा। मैकडोनल्ड कौन है? तो रामसे मैकडोनल्ड कौन है? रामसे मैकडोनल्ड है पीएम ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिश के पीएम है आपके रामसे मैकडोनल्ड। रामसे मैकडोनल्ड आपके अनाउंस करते हैं, मैकडोनल्ड अनाउंस करते हैं आपके कम्युनल अवार्ड। क्या थे कम्युनल अवार्ड? अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कम्युनल अवार्ड है किसके सजेशन पे, किसकी रिकमेंडेशन पे इसको अनाउंस किया गया? तो ये भी लिख लीजिए आप, किसकी रिकमेंडेशन पे अनाउंस किया गया? तो ये किया गया इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, या फिर ये है आपकी लोथियन कमेटी, या फिर ये है आपकी लोथियन कमेटी। क्लियर? इसमें बोला गया कि भाई 78 सीट्स रिजर्व होनी चाहिए डिप्रेस क्लासेस के लिए, और इनको बोला गया कि इनको भी क्या मिलना चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट। व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट इससे पहले मुस्लिम्स को दे दिया गया था, इससे पहले यूरोपियंस को, सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को दे दिया गया था। अब यहाँ पे बात की गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड किया जाएगा किसमें? डिप्रेस्ड क्लासेस में। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा 1909 में पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी और मुस्लिम्स को दिया गया था, और बोला था कि सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम को वोट डालेंगे। यही है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये बोला गया कि भाई जो डिप्रेस्ड क्लासेस है वही डिप्रेस्ड क्लासेस को वोट डालेंगे, और इवन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको एक्सटेंड किया गया सब जगह, जैसे वुमेन्स में, डिप्रेस्ड क्लासेस में। इवन ये बोला गया कि जो बॉम्बे में मराठास हैं, मराठास को भी क्या मिलेगा? सेपरेट इलेक्टोरेट। क्लियर? ये क्या हुआ? पूरे देश को तोड़ने की बात की गई। गांधी जी नाराज हो गए, गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए। गांधी जी उस टाइम पीरियड पे आपके थे जेल में, और कौन सा जेल में थे? येरवाड़ा जेल में। येरवाड़ा सेंट्रल जेल का है आपकी पुणे में। गांधी जी उस टाइम पीरियड पे थे आपके येरवाड़ा, YERWADA, ठीक है, येरवाड़ा सेंट्रल जेल। गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जेल में है। गांधी जी ने भाई बोला कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, ये जो कम्युनल अवार्ड दी गए हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आई एम द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हरिजन। उन्होंने बोला कि ये हरिजन है, अनटचेबल्स नहीं है, एससी नहीं है, डिप्रेस्ड क्लासेस नहीं है। उन्होंने क्या बोला? डिप्रेस्ड क्लासेस का जो नाम है वो ये हटा के इनको हरिजन बोलना चाहिए, हरि के भक्त। ठीक है, चलिए, तो येरवाड़ा जेल में वो बैठ गए भूख हड़ताल में। तो 20 सितंबर 1932, ठीक है, 1932 चल रहा है, यस 1932 चल रहा है। 20 सितंबर 1932 को ये बैठ गए भूख हड़ताल में, और बोला मैं करूंगा आमरण अनशन। ठीक है, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं अनशन करूंगा, भूख हड़ताल में बैठा हूं मैं। ठीक है, बहुत कोशिश की, मदन मोहन मालवीय गए, भीमराव अंबेडकर गए, उनको मनाने की कोशिश करी पर नहीं माने, और लास्ट में 24 सितंबर, ठीक है, डेट याद रखिएगा, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 24 सितंबर 1932 को साइन होता है पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर, और इसमें बोला गया सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह होगा जॉइंट इलेक्टोरेट, जिसमें सीट्स रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, देखो रिजर्व सीट्स मतलब 100 में से 10 सीटें आपकी रिजर्व है, पर सेपरेट मतलब वो 10 अलग ही वोट डालेंगे। ठीक है, देखो दोनों चीज अलग अलग है, सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व्ड इलेक्टोरेट। क्या होगा आपका? जॉइंट इलेक्टोरेट होगा जिसमें सीट्स क्या होंगी आपकी? सीट्स रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, जॉइंट इलेक्टोरेट जिसमें आपकी सीट्स रिजर्व्ड होगी। और ये बात की गई कि भाई जो सीट्स थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आज आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, आपके हर जगह स्टेट है, स्टेट्स में क्या है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, विधानसभा बोलते हैं, ये वो है। और जो लोकसभा है उसको आप बोलेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको आप बोलेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो बेसिकली क्या बोला गया, ये बोला गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी सीट्स बढ़ाई जाएंगी। कितनी होगी, 71 थी, 71 से बोला गया इनकी 147 सीट्स होंगी। तो सीट्स इंक्रीज की गई फ्रॉम 71 टू 147, सीट्स को इंक्रीज किया गया। कितना इंक्रीज किया गया, सीट्स को इंक्रीज किया गया फ्रॉम 71 टू 147। इसके अलावा बोला गया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 18% सीट्स रिजर्व रहेंगी। 18% सीट्स रिजर्व रहेंगी किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ये था आपका पूना पैक्ट। अगर कोई आपसे पूछे कि पूना पैक्ट क्या है, तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को साइन हुआ बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर। इसमें बात की गई कि जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, न कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। क्लियर। और बात की गई कि भाई सीट्स रिजर्व्ड होंगी किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में 71 सीट से बढ़ा के 147 सीट की गई, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बोला गया कि 18% सीट्स रिजर्व रहेंगी। क्लियर। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। चलिए आगे, यही सितंबर 1932 में महात्मा गांधी क्या करते हैं, सितंबर 1932 में गांधी जी क्या बनाते हैं, गांधी जी बनाते हैं ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। याद रखिएगा, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। और साथ में अगले ही साल जनवरी 1933 में स्टार्ट करते हैं अपना एक वीकली जिसका नाम था हरिजन। इनका वीकली था, ये वीकली स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हरिजन। क्लियर। चलिए, ये 1932 से 1933 की बात है। इसके बाद गांधी जी को बाद में जाकर रिलीज भी कर दिया जाता है। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए पूना पैक्ट में। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे 1933 में कुछ खास नहीं होता, आपको बताऊंगा। इसके बाद 1934 में क्या हुआ, 1934 में क्या हुआ बेसिकली, ये सारे पॉइंट्स चल रहे हैं साइड बाय साइड। 1932 में महात्मा गांधी जेल में है, कुछ इंडिया में इतना खास हो नहीं पा रहा है। इसके बाद क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि भाई जो हमने इलेक्शंस को बॉयकॉट कर रखा है, हमने ये जो सीट्स है इनको बॉयकॉट कर रखा है, वो क्या करें, हम ऑक्यूपाई करें और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हम कोशिश करें कि इंडिपेंडेंस मिले या फिर स्वराज मिले। देखिए, यस, चलिए आगे बढ़िए। देखिए उसके बाद क्या हुआ आपका, मई 1934 में, मई 1934 में सब लोग मिलते हैं, सब लोग मिले मई 1934 में। कौन मिले, तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, इट इज AICC। और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग कहाँ पे होती है, तो ये होती है आपकी कहाँ पे, ये आपकी होती है पटना में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है पटना में, ठीक है। और इसमें डिसीजन लिया जाता है कि हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग अब इलेक्शन से पार्ट लेंगे। और इलेक्शंस होते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अक्टूबर में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। आज की क्या है ये, लोकसभा। इसमें इंडियंस के लिए जो सीट रिजर्व थी वो थी 78, ठीक है, सॉरी 75 सीट्स रिजर्व थी इंडियंस के लिए, जिसमें कि 45 सीट्स जीत जाती है कांग्रेस, ठीक है। तो बस ये चीज ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस 45 सीट्स जीती, ठीक है। ये कांग्रेस का क्या था, कांग्रेस का प्रदर्शन था कि कांग्रेस 45 सीट्स जीतती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो इलेक्शंस होते हैं अक्टूबर के महीने में। कब हुए, अक्टूबर 1934। क्लियर। इसके बाद आपके कौन से इलेक्शन होंगे, इसके बाद अनाउंस होते हैं कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो आज के आपके स्टेट के इलेक्शन है। क्लियर। अब क्या हुआ, देखिए 1936 में सेशन होता है आपका लखनऊ में, और 1937 में आपका सेशन होता है फैजाबाद में। इन दोनों में ही डिसीजन लिया जाता है कि भाई जो इलेक्शंस होंगे हम उसमें पार्ट लेंगे। कांग्रेस पार्ट लेती है, और देखिए पार्ट जब लिया इसने तो क्या हुआ, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा, आपको रिजल्ट ध्यान रखना पड़ेगा। जब कांग्रेस ने पार्ट लिया तो जो सीट थी वो थी टोटल 1585, टोटल सीट्स 1585, जिसमें कि कांग्रेस 1161 सीटें में लड़ी और कितनी सीटें जीती, तो 716 सीटें जीती, ठीक है। फिर से समझिए, टोटल सीट जो थी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की, जैसे मान लो आज है यूपी, बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र, सबकी सीट कंबाइन की गई, तो उस टाइम पीरियड पे टोटल सीट्स थी 1585। कांग्रेस पार्ट लेती है 1161 सीट्स में और उसमें से जीती है 716 सीट्स। जो इलेक्शंस होते हैं
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये जो इलेक्शंस होते हैं आपके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये 11 प्रोविंसेस के होते हैं। जैसे आज मान लीजिए आपके 28 स्टेट्स है, पर 28 स्टेट्स के इलेक्शन आज एक साथ नहीं होते। बात चल रही है कि वहाँ भाई वन नेशन वन इलेक्शन हो, पर आज 28 स्टेट्स के इलेक्शन एक साथ नहीं होते, किसी किसी स्टेट के साथ होते हैं, किसी के अलग होते हैं। ठीक है, उस टाइम पीरियड पे याद रखिएगा 11 प्रोविंसेस थे, जैसे आज स्टेट वैसे प्रोविंस, और 11 प्रोविंसेस से इलेक्शन एक साथ हुए थे, जिसमें कि रिजल्ट क्या रहा, कांग्रेस ने 716 सीट जीती 1161 में से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब होता क्या है, क्या इसमें महात्मा गांधी पार्ट लेते हैं? आंसर इज नो, महात्मा गांधी पार्ट नहीं लेते, क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी अक्टूबर 1934 में कांग्रेस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस से उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्यों रिजाइन किया? कि भाई मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ूंगा, ताकि मैं बेटर सर्व कर पाऊं अपने नेशन को। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या बोला? महात्मा गांधी ने बोला कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने नेशन को ज्यादा बेटर सर्व कर सकता हूं। क्लियर? चलिए, ये आपका रिजल्ट रहा। 11 प्रोविंसेस के नाम आप देख लीजिए, किस किस में कांग्रेस जीती। कांग्रेस किस किस में जीती, तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस अपनी पार्टी बनाती है बॉम्बे में, मद्रास में, सेंट्रल प्रोविंस मतलब आज का मध्य प्रदेश, साथ में आपका उड़ीसा, यूपी स्टैंड्स फॉर इट इज यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश बाद में बना, इस टाइम पीरियड पे नाम क्या था इसका? यूनाइटेड प्रोविंस, और साथ में बिहार। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 11 में से 8 स्टेट्स में बनाती है गवर्नमेंट। अब मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं, बाकी 2 क्या थे? बाकी 2 वो थे जहां पे वो कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती है। कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब वहां पे वो मेजोरिटी में नहीं आई। ये 6 प्रोविंसेस ऐसे थे जहां पे कांग्रेस मेजोरिटी में थी। ठीक है, बाकी सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो बनी थी, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और साथ में आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और साथ में आसाम, इन 2 जगह गवर्नमेंट फॉर्म करती है कांग्रेस, पर किसी और के साथ मिलकर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 11 में से 8 जगह बनी कांग्रेस की सरकार। पर ये सरकार के ज्यादा दिन तक चल पाती है नहीं। अब आगे जाके देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है 1931, और जो ये चीज थी खत्म हो जाती है पूरी। क्लियर? इस टाइम पीरियड पे इनको क्या मिल गई थी? इनको मिल गई थी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये आपको मैं टर्म समझाऊंगा सारी की सारी पॉलिटी में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब आप अपने प्रोविंस में कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अलग कर सकते हैं या वो चीज़, पर अपने डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। एक तरह से इनको कुछ अधिकार मिल गए थे। ठीक है, 2 साल कांग्रेस अच्छे से चलती है, ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी, बिहार, ये 6 और ये 2 8। इसके अलावा ध्यान रखिएगा बंगाल में भी कांग्रेस मेजोरिटी में होती है, पर वहाँ पे वो सरकार नहीं बना पाती। बंगाल में भी कांग्रेस मेजोरिटी में होती है, पर वहाँ पे वो सरकार नहीं बना पाती। तो बंगाल, पंजाब और सिंध, इन 3 जगहों पे कांग्रेस सरकार नहीं बनती। सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनती है, और पंजाब में फिर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है। तो मेजोरिटी में कहाँ पे रही? बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, यूपी, बिहार, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और साथ में बंगाल। याद रखिएगा बंगाल में लार्जेस्ट पार्टी होती है कांग्रेस, पर सरकार नहीं बना पाती। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि लार्जेस्ट पार्टी सरकार बना ले। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है? 50% मेजोरिटी चाहिए होती है। तो ये आपका प्रदर्शन था। किसका प्रदर्शन था? ये प्रदर्शन था कांग्रेस का। किसमें? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। बस एग्जाम में इतना ही आएगा, आपको इससे ऊपर नहीं आएगा। क्लियर? इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक ये भी था कि भाई एक टर्म्स आती है, टर्म्स आपको बता दे रहा हूं मैं। स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल, जो महात्मा गांधी का अप्रोच था, या फिर जो उस टाइम पीरियड पे ओल्डर लोग थे, ठीक है, उनका जो अप्रोच था, उन्होंने बोला कि भाई हर स्ट्रगल के बाद एक ट्रूस फेस आता है। हर स्ट्रगल के बाद क्या आता है? एक छोटा सा फेस आता है, ट्रूस फेस, जिसमें कि आपको क्या करना पड़ता है? अपना टेम्पो डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, अपना बेस बनाना पड़ता है, फिर आप स्ट्रगल करो। पर याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू और जो कुछ यंग लोग थे, उन्होंने बोला कि भाई स्ट्रगल के साथ सीधा हमें विक्ट्री चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, स्ट्रगल, ट्रूस स्ट्रगल एंड स्ट्रगल विक्ट्री। स्ट्रगल करना है, सीधा विक्ट्री।
हमें ट्रूथ नहीं लाना। ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट था जवाहरलाल नेहरू एंड जो यंग लोग थे कांग्रेस के अंदर। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आपका आखिरी चैप्टर होगा। यहाँ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। बिलीव मी, काफ़ी अच्छी सीरीज बनी है ये। अगर आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली तो आपके एग्जाम में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।